भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में मणिपुर की एक विजिट के लिए गए। मणिपुर बड़े लंबे समय से न्यूज़ में है, लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है कि मणिपुर का जो सत्य इतिहास है वो छुपाया गया है। जैसे कि भारत के बाकी अन्य ऐतिहासिक पन्नों में कुछ ऐसी चीज़ें डिलिबरेटली बताई ही नहीं गई जो कुछ लोगों के और कुछ पार्टियों के अनुकूल नहीं थी। आज इसी वीडियो के तहत मणिपुर के उस इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, उन हिस्टोरिकल ब्लंडर्स को समझने की कोशिश करेंगे जिनके कारण से मणिपुर में पिछले 2 से 3 सालों में ये समस्या देखने को मिली और किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला गया। मणिपुर के अगर आप इतिहास को समझें तो 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। हम अगर 1820 से लेके 1860 तक का जो पीरियड है मणिपुर का, अगर हम वहाँ से शुरुआत करें तो सबसे पहली चीज़ जानने की आवश्यकता ये है कि मणिपुर में वहाँ पर जो नेटिव लोग रहते थे उनको मेती कहते हैं। मेती समाज के जो लोग हैं वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। मेती समाज के लोग सिर्फ सनातन धर्म के ही नहीं बल्कि मणिपुर के इंडिजिनस लोग भी हैं। 1822 से लेके लगभग 1860 तक मणिपुर में 40 साल तक मेती समाज के साथ साथ कुछ कुकी लोगों का आवाजाही जाना शुरू हुई। ये क्यों हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि आसपास के इलाकों में जहाँ पर कुकी समाज के लोग रहते थे, जो कि उस समय ट्राइबल लोग थे, इनको धीरे धीरे मणिपुर में आने की अनुमति दी गई क्योंकि जिस इलाके में ये कुकी समाज के लोग रहते थे वहाँ पर कई बार फैमिन होता था, वहाँ पर कई बार सूखा पड़ने के कारण इनकी ज़मीनें खराब हो जाती थी। इस कारण से 1820 से लेके 1860 तक लगभग 40 साल के पीरियड में मेती समाज के साथ साथ कुकी समाज के लोग आकर पहली बात तो मणिपुर में बसने लगे। लेकिन अगर हम 1860 से लेके 1886 तक के पीरियड को देखें, अगले 20 से 26 साल, तो फिर ये इतिहास हमें बताता है कि मणिपुर उस समय भी पहली बात तो इंडिजिनस मेती कम्युनिटी के रूल में ही था। 1886 में जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो ये बताती है कि मणिपुर के रूलर्स जो थे उन्होंने आपस में प्रशासनिक तौर पर टेरिटरी बांट रखी थी। 2 बड़े प्रसिद्ध रूलर ठंगल सिंह और बलराम सिंह हुआ करते थे। प्रशासनिक तौर पर इन्होंने टेरिटरी बांटकर ये इंश्योर कर रखा था कि मणिपुर के चाहे पहाड़ी इलाके हों चाहे घाटी इलाका हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये चीज़ को गौर कीजिए कि पहाड़ी इलाका और घाटी इलाका मणिपुर में बलराम सिंह ठंगल सिंह के लीडरशिप में हमेशा से एक ही तरीके से मैनेज किया जाता था। प्रशासनिक तौर पर किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना पहाड़ी इलाके ना घाटी इलाके में की जाती थी। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि मणिपुर के इतिहास में ब्रिटिश का इन्वेजन हुआ। 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर्स हुए। इन एंग्लो मणिपुर वॉर्स के बाद ब्रिटिश ने मणिपुर को इलीगली ऑक्यूपाई करा, जिस तरीके से उन्होंने भारत के अन्य पोर्शंस को भी ऑक्यूपाई किया था। 1891 में जब एंग्लो मणिपुर वॉर ख़त्म हुए, जब ब्रिटिश ने अपनी हुकूमत मणिपुर में शुरू करी, उस समय उन्होंने एक पॉलिटिकल एजेंट को वहाँ पर भेजा। उस पॉलिटिकल एजेंट का नाम था जॉन मैक्सवेल। जॉन मैक्सवेल को बोरो साहब के नाम से भी जाना जाता था। बोरो साहब यानी कि बड़ा साहब। जब जॉन मैक्सवेल वहाँ पर आया तो उसने मणिपुर के सनातनी समाज यानी कि मेती समाज के साथ पहली बात तो एक रिश्ता बनाने की कोशिश करी। सना तोम्बी नाम की एक प्रिंसेस हुआ करती थी, उनसे उन्होंने वहाँ पर विवाह रचकर एक परमानेंट लेवल पर मणिपुर के लोगों से एक रिश्ता बनाया। लेकिन ये चीज़ सिर्फ यहीं नहीं रुकी। जॉन मैक्सवेल जो कि ब्रिटिश का एक पॉलिटिकल एजेंट था, जो कि ब्रिटिश आर्मी का एक मेजर भी था, इस व्यक्ति ने इवेंचुअली मणिपुर में आकर सबसे पहला एक डिवीज़न का सीड रखा। और वो डिवीज़न का सीड रखा उसने एक कॉन्सेप्ट इनिशिएट करके मणिपुर में, जिसका नाम था सदर। आप सभी ने देश के अन्य शहरों में सदर बाज़ार, सदर का इलाका ज़रूर सुना होगा। सदर का मतलब होता है सिलेक्टेड एरिया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये जो सदर का कॉन्सेप्ट था, सिलेक्टेड एरिया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का, इसको मणिपुर में भी लगाया गया। पर सबसे पहली बात को गौर कीजिए कि जब जॉन मैक्सवेल जो कि ब्रिटिश का पॉलिटिकल एजेंट था, जब उसने सदर का कॉन्सेप्ट मणिपुर में अपनाया तो पहली बात तो ये सारा का सारा सदर कॉन्सेप्ट केवल मेतियों के इलाके में था। कुकी समाज के लोग जो लुशाई हिल से लेकर अलग अलग अन्य आसपास के इलाकों से मणिपुर में 1820 से आकर बस रहे थे, उनके इलाकों में पहली बात तो सदर का कॉन्सेप्ट नहीं लगा। ब्रिटिश का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि मणिपुर में हमें मेती समाज जो एकजुट हुआ है, इस मेती समाज को तोड़ना है। इस मेती समाज को तोड़ने के लिए सबसे पहले सदर का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से अपनाया गया कि ये बोला गया कि कुछ इलाकों के स्पेशल डेवलपमेंटल नीड्स हैं और उन डेवलपमेंटल नीड्स के लिए सदर के कॉन्सेप्ट के तहत जब कुछ इलाकों को सदर के इलाके में लाया जाएगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन इलाकों में सिर्फ ब्रिटिश ही डेवलपमेंट कर पाएगी।
मेती समाज की यूनिटी को तोड़ने के लिए जब सदर का कॉन्सेप्ट मणिपुर में आया तो उस समय पावना बाज़ार, ठंगल बाज़ार पहली बात तो सदर के इलाके में आए। पावना बाज़ार और ठंगल बाज़ार के सदर के इलाके में आने के बाद जो दूसरी चीज़ हुई वो ये थी कि मेती के कुछ ऐसे रिलीजियस साइट्स जिनको मेती समाज बहुत मानता था, जैसे कि लोंगोल, जैसे कि नोंग माईजंग, इसी के साथ साथ थंग माईजंग और कोबरू, ये प्रकार के जो मेती समाज के रिलीजियस सेंटर्स थे इनको भी सदर के इलाके में लाया गया। सदर के इलाके में ये कहकर चीज़ों को और इलाकों को लाया जाता था कि यहाँ पर स्पेशल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, लेकिन सदर के कॉन्सेप्ट के तहत ब्रिटिश ने मेती समाज की एंट्री को पहली बात तो ग्रेजुअली रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी। लेकिन गौर कीजिए कि पूरे के पूरे मेती समाज की ही साइट्स, जैसा मैंने आपको बोला, वो सदर के कॉन्सेप्ट में आई, लेकिन किसी भी प्रकार की जो साइट्स थीं खास करके कुकी समाज की, वो सदर के कॉन्सेप्ट में नहीं आई। कुकी समाज की साइट्स को डेलिबरेटली अलग रखा गया। और दूसरी चीज़, धीरे धीरे क्योंकि कुकी समाज के लोग और मेती समाज के लोग मणिपुर में रह रहे थे तो ब्रिटिश ने अपना नया गेम शुरू करा 1909-1910 के आसपास। 1909-1910 के आसपास ब्रिटिश ने ये शुरू करा कि खास करके उन्होंने जो मेती और कुकी समाज था इसको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने की एक मुहिम चलाई। मुहिम क्यों चलाई? उसका रीज़न ये था कि ब्रिटिश को 1910 तक एक चीज़ समझ आ रही थी कि उनका प्रेजेंस इंडिया में, भारत में बहुत लंबे समय तक नहीं होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में वो चाहते ये थे कि किसी न किसी तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट का जो भारत का इलाका है, इस इलाके में अगर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करके यहाँ पर जाते जाते कभी भी जब आने वाले समय में जाना हो एक क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन इंस्टॉल कर जाएं, तो क्यों ना यहाँ पर जाने के बाद, यानी कि भारत को छोड़ने के बाद, इस नॉर्थ ईस्ट के इलाके में एक क्रिश्चियन किंगडम ही बना दिया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस रणनीति के तहत ब्रिटिश ने 1880-1890 से लेकर 1910-1920 तक लगभग 30 से 40 साल अग्रेसिवली क्रिश्चियन मिशनरीज को बढ़ावा दिया। अब आप समझेंगे कि जब ये सदर का कॉन्सेप्ट मणिपुर में बना था, इसी सदर के कॉन्सेप्ट के तहत ब्रिटिश ने इन सदर के इलाकों में पहली बात तो एंट्री रिस्ट्रिक्ट भी करी। एंट्री रिस्ट्रिक्ट करने के साथ साथ जो कुकी समाज के इलाके थे, क्योंकि वहाँ पर सदर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं था, तो इन्होंने कुकी और मेतियों के ऊपर अग्रेसिवली मिलकर क्रिश्चियन कन्वर्जन मिशनरी एक्टिविटीज़ को अब बढ़ावा दिया। लेकिन क्योंकि मेती समाज के लोग सनातन धर्म के फॉलोअर्स थे, उन्होंने किसी भी तरीके से इस चीज़ का समर्थन नहीं किया, वो सनातन धर्म से जुड़े रहे। और इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि जो कुकी समाज के लोग थे वो ग्रेजुअली क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते गए, और क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, इस कॉन्टेक्स्ट में अब ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव ये था कि कुकी समाज के लोग जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, जो कि मणिपुर के नेटिव्स भी नहीं थे, जो कि आसपास के इलाकों से आए हुए थे, जो कि उस समय बर्मा यानी कि म्यांमार जो आज है उधर के इलाके से आए हुए थे, तो क्यों ना इन लोगों को एक यूनाइट करके एक नेक्सस बनाया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश ने दूसरी चीज़ ये भी शुरू करी कि उन्होंने कुकियों को पहाड़ी इलाके में पहली बात तो वहाँ पर एकजुट करके उनके सेटलमेंट्स को बढ़ाना चालू कर दिया। जब कुकियों के सेटलमेंट पहाड़ी इलाकों में ग्रेजुअली आने लग गए, मेती समाज के लोग क्योंकि जब घाटी इलाके में ज़्यादातर अपने आप को रहने लग गए थे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश ने एक डिवाइड मणिपुर में वैसे ही पैदा कर दिया। और ये डिवाइड इस प्रकार का था कि कुकी समाज के लोग पहाड़ी इलाकों में उन्होंने अपना दबदबा बनाना चालू कर दिया, वो क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हो गए, उनके लीनिएज और लिंकेजेस आसपास के इलाकों से लेकर म्यांमार तक बनाए गए, और डिलिबरेटली बॉर्डर को इस प्रकार से पोरस रखा गया कि यहाँ पर जो बॉर्डर था उसके तहत आवाजाही कुकी समाज के लोगों की पहली बात तो जारी रही। लेकिन ब्रिटिश ने एक चीज़ और भी करी। मणिपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका होता था जिसको हम कहते हैं काबो वैली। काबो घाटी जो है ये मणिपुर का एक बड़ा महत्वपूर्ण कल्चरल लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर इलाका था। 15वीं सेंचुरी से 15th सेंचुरी से अगर आप इतिहास देखें, मणिपुर का जो डॉक्यूमेंटेड इतिहास है वो कहता है कि काबो वैली मणिपुर के लोग और मणिपुर के इंडिजिनस मेती समाज के लोग ही उसको कंट्रोल किया करते थे। जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने डेलिबरेटली इस इलाके को पहली बात तो बर्मा के हाथ दे दिया। लेकिन बर्मा के हाथ देने के बाद भी उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया कि इस मैकेनिज्म के तहत उन्होंने ये इंश्योर किया कि जितना भी काबो वैली का इलाका, जो कि लगभग 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का था, वो चाहे बर्मा के कंट्रोल में हो, लेकिन बर्मा एक एनुअल लेवल पर पैसे का ट्रिब्यूट मणिपुर के राजाओं को देता रहेगा। इसके तहत मणिपुर को कम से कम एक हीलिंग टच उस समय लोगों को ये मिला कि चाहे हमारी टेरिटरी वहाँ जा चुकी है उनके कब्जे में इल्लीगल तरीके से, लेकिन उस इलाके से ट्रिब्यूट हमें मिल रहा है, यानी कि ये टेरिटरी अभी भी हमारी है।
लेकिन ये चीज़ बड़े लंबे समय तक नहीं चली। 1947 में ब्रिटिश भारत को छोड़ के चले गए। उस समय तक परिस्थिति नॉर्थ ईस्ट में ऐसी थी कि मणिपुर से लेकर नागालैंड से लेकर आसाम से लेकर बाकी अन्य राज्य जितने भी नॉर्थ ईस्ट के उस समय के इलाके थे, वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी ब्रिटिश वहाँ पर मैन्युफैक्चर कर चुके थे। अब ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत को छोड़ने के बाद ईस्ट पाकिस्तान का बेस बनाकर ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी का प्रयोग कर पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में इन क्रिश्चियंस के थ्रू पहली बात तो एक इंसर्जेंसी की मूवमेंट चलाई जाए। इस इंसर्जेंसी की मूवमेंट को चलाने के लिए ब्रिटिश ने और अमेरिका ने मिलकर म्यांमार का और ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी का प्रयोग भी किया था। खैर वो कभी अलग किसी और दूसरे वीडियो का विषय है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम हमारे लिए यहाँ पर अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैन्युफैक्चर की गई। लेकिन अगर हम बात मणिपुर की करें तो जब ब्रिटिश भारत को छोड़ के गए तो उन्होंने मणिपुर को भी छोड़ा, और मणिपुर को छोड़ने के बाद मणिपुर ने अपना संविधान बनाया। मणिपुर ने 1947 में मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत एक अपना संविधान बनाकर एक अपनी डेमोक्रेटिक असेंबली के तहत इलेक्शन करने की मुहिम चलाई। उस समय 1948 जून में मणिपुर में पहला इलेक्शन भी हुआ और एम.के. प्रियोव्रता जो हैं उस समय के पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस समय भी एक अरेंजमेंट ऐसा था मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 के तहत कि वहाँ पर जो मणिपुर के राजा जो हुआ करते थे, यानी कि उस समय के जो महाराजा थे जिनका नाम था बोध चंद्र, वो भी वहाँ पर थे, और साथ में एम.के. प्रियोव्रता जो थे, जो एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे, वो भी वहाँ पर थे। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक यूनिक सा मैकेनिज्म मणिपुर में देखने को मिला कि वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी थी, लेकिन महाराजा बोध चंद्र के लीडरशिप में वहाँ पर उनके महाराजा जो मेती समाज के और मणिपुर के पूरे अर्स्ट वाइल किंग थे, उनकी भी पावर इंटैक्ट थी। लेकिन दिक्कत कब आई? दिक्कत तब आई कि ये जो 1949 का ईयर आया, इस ईयर में मणिपुर के साथ एक ट्रेचरी रची गई। ट्रेचरी ये थी कि सबसे पहली बात, महाराजा बोध चंद्र को फोर्सेबली नेहरू ने कोवर्स करके उनसे मर्जर अग्रीमेंट साइन करवाया। ये मर्जर अग्रीमेंट साइन करवा के मणिपुर को पार्ट सी स्टेट्स में डाला और उसके बाद अमर सिंह को वहाँ का चीफ कमिश्नर बनाकर भेजा गया। इस पूरे प्रोसेस में मणिपुर के जो लोकल लोग थे, खास करके जो मेती समाज के लोग थे, उनसे किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई। कुकी समाज के लोगों से बात करने की भी कोई मुहिम नहीं रची गई उस समय। इसके बाद ग्रेजुअली 1956 में मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 1972 में स्टेटहुड के तहत मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि इस पूरे प्रोसेस में अगर आप गौर कीजिए तो जितना भी ये इतिहास के बारे में हमने चर्चा अभी तक करी, इसमें जो मेती समाज था, इस मेती समाज से किसी प्रकार की कोई कंसल्टेशन, किसी प्रकार की कोई डिस्कशन कभी भी नहीं हुई। जो लोग डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा करते हैं, उन्होंने किस प्रकार से डेमोक्रेसी का उल्लंघन किया, ये आपके सामने है। इसके साथ साथ अगर आप गौर कीजिए तो 1952-53 में एक और बड़ी चीज़ हुई। 1952 में नेहरू के कई ट्रिप मणिपुर को लगे और वहीं पर बगल में जो बर्मा था, उसमें बर्मा में जो रूलर था उसका नाम था यू नू नाम का जो रूलर था बर्मा में, उसने भी कई चक्कर मणिपुर में लगाए। नेहरू से भी मुलाकात मणिपुर में करी और 1953 में एक अरेंजमेंट के तहत नेहरू ने सबसे पहले तो जो काबो वैली थी, जिसको ब्रिटिश ने इलीगली बर्मा को दिया हुआ था, जिसके बारे में मणिपुर के मेती समाज के लोग और मणिपुर के लोग इन जनरल बार बार नेहरू को गुहार लगा रहे थे कि आप इस इलाके को बर्मा से वापस लेकर मणिपुर में जोड़िए। वो करने के बजाय 1953 में नेहरू ने 22,210 22,210 स्क्वायर किलोमीटर का काबो वैली गिफ्ट करके बर्मा को दे दी। ये गिफ्ट बर्मा को ऐसे दे दिया जैसे हमारे जेब से निकली हुई कोई घड़ी है। और सबसे बड़ी बात, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि इस गिफ्ट को देने के समय किसी प्रकार से फिर कोई कंसल्टेशन, कोई डिस्कशन मणिपुर के समाज के साथ, मेती समाज के साथ नहीं की गई। इससे कितना एलाइनेशन फील किया मेती समाज ने, इसका आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। और ये चीज़ सिर्फ यहीं नहीं रुकी। इंदिरा गांधी के समय 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बिना कंसल्टेशन के मणिपुर में आर्टिकल 371C के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक हिल एरिया कमेटी का गठन किया गया। मणिपुर में लोगों से बिना बात किए मणिपुर के जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनको इस प्रकार से आर्टिकल 371C कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया कि 16 में से जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स थे मणिपुर के, वो अब बेसिकली हो गए हिल एरिया डेवलपमेंट कमेटी के अंडर। और जितने भी लैंड रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म एक्ट्स पास किए गए थे इस पीरियड के दौरान, इन लैंड रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का 27th अमेंडमेंट एक्ट जिसके तहत आर्टिकल 371C आया, इन सबको मिलाकर अगर आप देखें तो इसका नेट इफेक्ट ये था
कि यहाँ पर पहली बात, हिल एरिया डेवलपमेंट कमेटी में जो कुकी समाज के लोग थे, जो क्रिश्चियन कन्वर्ट्स थे, उनको इस प्रकार का राइट दे दिया गया कि आप हिली एरिया में भी रहेंगे। हिली एरिया में मेती समाज का कोई व्यक्ति आकर वहाँ पर लैंड नहीं खरीद सकता, लेकिन आप मेती समाज के इलाके, जो घाटी इलाके हैं, वहाँ जाकर लैंड खरीद सकते हैं। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि इस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को, जो कि मणिपुर के इतिहास में ठंगल सिंह से लेकर बलराम सिंह के दौरान से लेकर आज तक कभी नहीं थी, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को वहाँ पर ऑर्केस्ट्रेट कर डेवलप कर लगाया गया। हिल एरिया डेवलपमेंट कमेटी के तहत जितने भी ये कुकी समाज के लोग थे, खास करके उनको ये चीज़ के बारे में बार बार बोली गई कि आप सिर्फ हिल एरिया में डोमिनेंस मत दिखाइए, बल्कि आप इसके साथ साथ जो घाटी यानी कि वैली एरिया है, वहाँ पर भी जाकर लैंड के राइट्स आप लेकर लैंड खरीद सकते हैं। लेकिन मेती समाज के लोग जो लैंड एरिया में रह रहे थे, वैली में रह रहे थे, उनके पास किसी प्रकार का राइट हिल एरिया में प्रॉपर्टी को लेने का नहीं था। इसके साथ साथ एक और ट्रेचरी ये भी हुई कि मेती समाज को काका केलकर कमीशन जो आई थी 1955 में, उसके तहत शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस डिक्लाइन कर दिया गया और कुकी समाज को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया गया। तो यहाँ पर आप गेम को समझने की कोशिश कीजिए कि जो ब्रिटिश की क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि कुकी समाज था, जिसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर ब्रिटिश ने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया, खास करके वो कुकी लोग जो कि उस समय मणिपुर में नहीं बल्कि म्यांमार से इलीगली आते थे, उसका प्रयोग करते हुए जब ब्रिटिश ने इस इंसर्जेंसी का बढ़ावा वहाँ पर किया, इसी दौरान सबसे बड़ी चीज़ ये भी हुई कि इस पूरे प्रोसेस में इन कुकियों को लैंड राइट्स, इन कुकियों को ट्राइबल राइट्स भी दिए गए और पूरे के पूरे मेती समाज का डिक्लाइन जो कि दिख रहा था नेहरू के काबो वैली के गिफ्ट के बाद से लेकर अब तक, उसमें उनको जॉब से, उनको किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट से, उनको रिजर्वेशन से और उनको सबसे बड़ी बात शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस से डिप्राइव किया गया। इस तरीके से पूरे के पूरे मेती समाज का जो ग्रेजुअल लेवल पर कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन डिलिबरेटली किया गया, ये डिस्ट्रक्शन आज तक मणिपुर में विजिबल है। मणिपुर उसके बाद बहुत लंबे समय तक अमेरिका का, पाकिस्तान का और चाइना की मिली भगत के तहत जो वहाँ पर एक टेरिटरी के अंदर इंसर्जेंसी की मूवमेंट चलाई गई, नरकोटिक्स का ट्रेड किया गया, इलीगल माइग्रेशन करवाई गई बर्मा से कुकी लोगों की, खास करके कुकी चिन लोगों की, उनको वहाँ पर हिली एरियाज़ में रखवाया गया, हिली एरियाज़ में उनको लैंड राइट्स दिलवाए गए। हिली एरियाज़ में लैंड राइट्स के साथ साथ उन्हीं एरियाज़ में सबसे बड़ी बात यह भी थी कि उनको रिजर्वेशन भी दिलवाया गया, ताकि एक पूरा का पूरा नेक्सस इस प्रकार का वहाँ पर बन जाए जिससे कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने में कोई कसर ना छूटे। आज मणिपुर की परिस्थिति ऐसी है कि कुकी समाज के लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। दो प्रकार के कुकी हैं, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। एक कुकी हैं जो 1820 से मणिपुर में आए थे और मणिपुर में आकर इंडिजिनस मेती समाज के साथ रुके थे। उन कुकी लोगों के साथ कोई समस्या नहीं है, समस्या सारी उन कुकी लोगों के साथ है जो कुकी चिन है, क्योंकि ये कुकी चिन जो हैं, ये पहली बात तो म्यांमार के इलीगल लोग हैं। ब्रिटिश ने डेलिबरेटली इन लोगों को मणिपुर में बसाया, इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला, इन लोगों को इसके साथ साथ लैंड राइट्स मिले। ये लोग आज की डेट में इलीगल नरकोटिक्स, इलीगल पॉपी कल्टीवेशन करते हैं और इस तरीके से इन लोगों को प्रचार कर करके बढ़ावा दिया गया ब्रिटिश की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से कि ये जो आए हुए कुकी चिन लोग थे, क्योंकि ये कुकी समाज के अंदर मिल घुल गए, तो यहाँ पर इन्होंने एक डिमांड चालू करी जिसका नाम था कुकी लैंड, यानी कि मणिपुर को सेसेशनिज्म की ओर बढ़ाने के लिए कुकी लैंड। तो पूरे मणिपुर में समस्या क्या थी? समस्या बड़ी स्पष्ट थी। एक जगह पर मणिपुर में इंडिजिनस मेती समाज था, ये मेती समाज के साथ रहने वाले सुख शांति से आसपास के इलाकों से आए हुए कुकी समाज के लोग थे, लेकिन इन कुकी समाज के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके इनके अंदर कुकी चिन लोगों को इंटरमिक्स करके ये जो खेल रचा गया, इस खेल के तहत कुकी चिन के फ़र्क को इरेज करके, कुकी चिन के फ़र्क को इरेज कर कुकी लैंड की पूरी मूवमेंट को मैन्युफैक्चर करके यहाँ पर पूरे का पूरा बैलेंस ऑफ पावर कुकी चिन के फेवर में किया गया। और जब जब मेती समाज के लोगों ने ट्राइबल रिजर्वेशन की डिमांड करी, कुकी चिन की तरफ से एक रिवोल्ट आया और ये रिवोल्ट ज़्यादातर कुकी चिन करते थे, ब्लेम कुकी होते थे। फ़र्क समझिए, जब जब मेती समाज ने किसी भी प्रकार से अपने हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को रेक्टिफाई करने की बात करी,
तो कुकी चिन कॉम्बिनेशन का रिवोल्ट होता था, जिसमें गेम सारा कुकी चिन करते थे जो इलीगल म्यांमार से आए हुए थे, लेकिन ब्लेम सारे कुकी होते थे। इस प्रकार से पूरे समाज को यहाँ पर तोड़ा गया। लेकिन जब एन बीरेन सिंह अभी मुख्यमंत्री थे और उस मुख्यमंत्री ने जब एक कार्रवाई के तहत ये जो कुकी चिन इलीगल आए हुए थे, ये जो पहाड़ी इलाकों में बैठे हुए थे, कुकियों के साथ मिले हुए थे, इन लोगों की इलीगल पॉपी कल्टीवेशन को रोकने की कोशिश करी तो मणिपुर को आग लगाई गई। और मणिपुर में आग किसने लगाई? ये कुकी चिन लोगों ने, कुकियों ने नहीं, कुकी चिन लोगों ने, जो कि आए थे इलीगल तरीके से बर्मा की तरफ से, जिनको डिलिबरेटली भेजा गया था यहाँ पर कुकी लैंड की मूवमेंट, इंसर्जेंसी, सेपरेटिज्म, डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए। और जैसे ही ये आग लगी इस प्रकार से कि जब सरकार ने कार्रवाई करी खास करके इन कुकी चिन लोगों के खिलाफ, उसी दौरान क्या हुआ, सबसे बड़ी बात ये भी हुई कि यहाँ पर मेतियों ने ये भी डिमांड करी कि अब हमें एसटी स्टेटस दिया जाए। तो अब आप फिर समझिए कि ये बार बार जो पूरा यहाँ पर मणिपुर में डिबेट उठता है, एक जगह पर जहाँ पर मेती समाज के लोग कहते हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए, एक जगह पर जहाँ पर कुकी और मेतियों के बीच कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इस फ़र्क और इस पूरे कुकी और मेती समाज के बीच में डिफरेंस पैदा करने वाले कुकी चिन जो लोग हैं, जो बाहर से आए हुए इलीगल हैं, ये घुसपैठी इलीगल आज की डेट में पूरे के पूरे मणिपुर को तबाह करके बैठे हैं। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से अब आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि समस्या मणिपुर में ना तो मेतियों में थी ना ही कुकियों में थी, क्योंकि कुकी और मेती तो एक दूसरे के साथ रहते थे। समस्या सारी थी इस चीज़ से भी नहीं कि कुकियों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया और मेतीज जो थे सनातन धर्म के फॉलोअर थे, क्योंकि सनातन धर्म के फॉलोअर मेती और कुकी क्रिश्चियन साथ ही रहते थे। लेकिन सारी समस्या तब पैदा हुई जब कुकी चिन को मणिपुर में लाकर कुकी के लीडरशिप में उस समय ट्राइबल स्टेटस से लेकर, रेवेन्यू से लेकर, साथ में लैंड रिफॉर्म से लेकर, लैंड से लेकर, ये सारी चीज़ें और रिजर्वेशन जैसी चीज़ तक का फ़ायदा इन लोगों ने इलीगली उठाया और सारा का सारा फ़ायदा उठाते हुए पॉपी कल्टीवेशन करी। इस कॉन्टेक्स्ट में ये समस्या पैदा हुई कि आज जब भी कोई कुकी और मेती के बीच में लड़ाई होती है तो ब्लेम कुकी होते हैं, लेकिन खेल पीछे से कुकी चिन कर रहे होते हैं। तो ये जो पूरा क्लैरिटी का विषय था, ये अगर आपको क्लियर हो तो आप समझेंगे कि मणिपुर में समस्या क्या है। आज भी मणिपुर में जब प्रधानमंत्री गए तो वहाँ पर कुकी समाज के लोग हों या मेती समाज के लोग हों, समस्या ना तो मैं फिर बोलूँगा कुकियों में थी ना मेतियों में थी। समस्या थी इस ब्रिटिश की क्रिएटेड, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटिश की नर्चर्ड कुकी चिन कम्युनिटी में। और अब जब आप ध्यान से विषय को समझें तो जब प्रधानमंत्री ये बात बार बार बोलते हैं कि क्यों आज की देश में घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना आवश्यक है, क्यों आज की डेट में इन देश के अंदर बैठे हुए घुसपैठियों को निकालना आवश्यक है, अब आप समझेंगे कि इस पूरे विषय का मतलब क्या था। तो यहाँ पर समस्या सिर्फ ये है कि ये जो कुकी और मेती के बीच की जो लड़ाई है, इसका सबसे बड़ी चिंगारी का पॉइंट ये जो इलीगली आए हुए बर्मा से कुकी चिन लोग हैं, इन लोगों ने मणिपुर को तबाह करके जला के रखा हुआ था। लेकिन अब वो चीज़ धीरे धीरे कंट्रोल में आई है। मणिपुर अब एक विकास कार्य की ओर है, मणिपुर एक ब्राइट फ्यूचर की ओर है। आने वाले समय में मणिपुर में वापस से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक अच्छी सरकार और एक ऐसी सरकार जो मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए काम करे, वो हम देखेंगे। धन्यवाद।